अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू कट इट शॉर्ट। आज की हमारी वीडियो होने वाली है जी लेक्चर नंबर 23 ऑफ PSY 403 जो कि है आपका सोशल साइकोलॉजी। ठीक है, आई एम रियली सॉरी कि मैं पहले से आपके साथ इन लेक्चर्स को कवर नहीं कर सकी, बट देर आए दुरुस्त आए। हम कोशिश करेंगे कि अब ये लेसन्स कंप्लीट हो सकें। तो बात करते हैं जी एटीट्यूड चेंज की। अगर आपने गौर किया हो तो जो आपका पहला लेसन था PSY 403 का, बिल्कुल पहला लेसन था, उसमें ही आपको पूरा लेक्चर मतलब पूरे आपका कोर्स वेयर मिल गया था। कैसे? आपको अगर याद हो, जो आपने डेफिनेशन सोशल वर्क की डिवाइड की थी और उसमें से आपने मुख्तलिफ क्वेश्चंस निकाले थे सेल्फ़ के, उसके अलावा एटीट्यूड के, एटीट्यूड चेंज के, कॉग्निशन के। अब आप वो देखें कि आपने वो सारे डिवाइड कर दिए और अब आप उनको बारी बारी स्टडी कर रहे हैं, जिसमें से अभी हम पढ़ेंगे एटीट्यूड चेंज को। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड आपको अपनी ड्यूटी करनी नहीं भूलनी, चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आई कैन सी ऑन माई यूट्यूब एनालिसिस दैट ज़्यादा परसेंटेज उन लोगों की है जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया हुआ और चुप चुप के मेरी वीडियो से फ़ायदा उठा रहे हैं। दिस इज़ नॉट फेयर गाइज़, आप लोगों को मुझे सब्सक्राइब करना चाहिए। अच्छा चलें आगे चलते हैं। एटीट्यूड चेंज की बात कर रहे थे हम। स्टार्ट किया उन्होंने बिहेवियर चेंजिंग एटीट्यूड से। सेल्फ परसेप्शन थ्योरी आप पढ़ चुके हैं इससे पहले के लेक्चर्स में। मैं इसका एक रिव्यू आपको दे देती हूँ। बेम ने दी थी 1965 में ये। ठीक है, वी नो दैट वी कैन इन्फर आवर एटीट्यूड फ्रॉम ऑब्जर्विंग आवर ओन बिहेवियर। ठीक है, मतलब ये कि हम अपने बिहेवियर को ऑब्ज़र्व करते हुए हम अपने एटीट्यूड को चेंज कर लेते हैं। सही हो गया। अवर बिहेवियर कैन ऑल्सो चेंज एटीट्यूड। हमारा बिहेवियर तब भी एटीट्यूड चेंज कर सकता है जबकि बिल्कुल एक्सपेक्टेशंस ही ना हों। मतलब लेट्स सपोज़ यहाँ पर आप किसी भी तरह से एग्जांपल ले सकते हैं कि आप कुछ भी कर रहे हैं, आपने कोई भी ऐसी चीज़ की, उसको ऑब्ज़र्व करने से एकदम आपका एटीट्यूड चेंज हो गया। लेट्स सपोज़ हम एग्जांपल ले लेते हैं, आपको जंक फूड बहुत पसंद है एंड यू आर ऑन अ डाइट। आप जंक फूड खा रहे हैं, ठीक है, आप जंक फूड खा रहे हैं। अब इन माइंड आपको पता है कि अच्छा इसमें इतनी कैलोरीज़ हैं, ये है वो है, मुझे ये खाना नहीं चाहिए, इससे मेरा इतना वेट गेन हो जाएगा, दिस इज़ नॉट हेल्दी एट ऑल। ठीक है, अब इससे क्या होगा, जब आपने अपना बिहेवियर ऑब्ज़र्व किया, ठीक है, ऑब्ज़र्व किया अपना बिहेवियर, तो आपके एटीट्यूड में चेंज आएगा कि शायद आप विड्रॉ कर लें या आगे से आप उसमें एहतियात करें कि आप जंक फूड खाना बंद कर दें। ठीक है, तो ये क्या हुआ, आपने जब ऑब्ज़र्व किया चीज़ को, आपने देखा कि अच्छा इसमें इतनी इतनी कैलोरीज़ है। लेट्स सपोज़ कि कुछ रेस्टोरेंट्स में जंक फूड में आप जाएँ तो वहाँ पर उन्होंने मेंशन किया होता है कि उनके एक बर्गर में कितनी कितनी कैलोरीज़ हैं, क्या है। तो अगर लेट्स सपोज़ आपने वो पढ़ लिया, अब आपने वो पढ़ लिया है, तो अब आपके माइंड में वो चीज़ आ गई है कि भाई ये तो अब इतनी कैलोरीज़ मैं गेन कर लूँगी। तो अब आपने क्या किया, विड्रॉल कर लिया, छोड़ दिया उस एक्शन को, अपना एटीट्यूड उस पसंदीदा चीज़ की तरफ से चेंज कर लिया। आपने कहा जी मैं नहीं खाऊंगी, ये हेल्दी नहीं है। अनएक्सपेक्टेड वे क्या होती है, जैसे कि आप मेरी एग्जांपल ले लीजिए कि आई वाज नॉट सपोज टू मेक, के मैं वीडियोस बनाती जाऊंगी। ठीक है, इट वाज लाइक फ़न फॉर मी, आई जस्ट अपलोडेड 1 और 2 वीडियोस और मुझे लगा भी नहीं था कि कोई देख लेगा। और मज़े का एक फ़ैक्ट आपके साथ शेयर करूँ, व्यूज़ आ रहे थे एंड आई वाज थिंकिंग कि लाइक यार यूट्यूब में कोई प्रॉब्लम होगी होगी, इतने व्यूज़ नहीं आ सकते, और वो कोई 4-5 व्यूज़ थे और मेरे लिए वो भी बड़े अनएक्सपेक्टेड थे। एंड देन आई रियलाइज़ कि नहीं, अगर सबको समझ आ रही है एंड एवरीवन इज़ आस्किंग फॉर हेल्प और एवरीवन इज़ सेइंग कि हाँ आपके नोट्स, आपकी बातें हेल्पफुल रही हैं, तो आई शुड कंटिन्यू इट। तो वो जो मेरा एक एटीट्यूड था, जो कि मुझे पता भी नहीं था कि आई कैन टीच, वो एक डेवलप हुआ एंड आई स्टार्टेड टीचिंग। ठीक है, तो ये अनएक्सपेक्टेड हो गया। अब बात करते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी की, जो फेस्टिंगर ने 1957 में दी है और फ्रेट्स हैडर ने इसकी मज़ीद हमें डिटेलिंग दी है। ठीक हो गया। अ फील ऑफ डिसकम्फर्ट कॉज बाय परफॉर्मिंग एन एक्शन दैट इज़ इनकन्सिस्टेंट विद वंस एटीट्यूड। अब कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ है, ठीक है, लेकिन आप वो कर लें तो आपको क्या होता है, एक डिसकम्फर्ट सा माइंड में रहता है। ठीक है, यहाँ पे बात इस्लाम या ज़मीर या उस सेंस में नहीं हो रही, या गुनाह या सवाब की नहीं हो रही। यहाँ पे नॉर्मल छोटी मोटी बातें, लेट्स सपोज़ कि अगर आप को कोई ऐसी चीज़ करनी पड़ मतलब आपका ये असूल है कि आप झूठ नहीं बोलते, ठीक है, और आपने किसी छोटी सी बात पे आपको झूठ बोलना पड़ गया, आपने झूठ बोल दिया। अब वो क्या कर रहा है, आपको डिस्कम्फर्ट कॉज कर रहा है। ठीक है, आपको प्रॉब्लम करता है, आपको तंग करता रहता है, एक डिस्कम्फर्ट रहता है आपकी चीज़ में। लेट्स सपोज़ आप कोई बात करते हैं किसी को, अभी आप कह रहे हैं कि भैया मैं तो बड़ी कूल माइंडेड हूँ, मैं तो बिल्कुल गुस्सा नहीं करती। ठीक है, यू आर जस्ट एक्सप्लेनिंग दिस टू समवन, और अचानक से एक बच्चा आपके पाँव पे पाँव रखता है और यू स्टार्टेड येलिंग एट हिम और हर, जो भी है। ठीक है, अब क्या हो गया, अब आपकी बात कुछ और थी, आपका एक्शन कुछ और था,
अब क्या हो गया, अब आप डिस्कम्फर्ट में चले गए कि भाई ये मैं कह क्या रही थी, मैंने कर क्या दिया, ठीक है। तो यू स्टार्टेड फाइंड वेज टू एक्सप्लेन योर बिहेवियर, या आप उसमें कोई जस्टिफिकेशन ढूंढने की, या अपने लिए या लोगों को देने के लिए आप जस्टिफिकेशन ढूंढते हैं अपने उस बिहेवियर के लिए जिसने आपको डिस्कम्फर्ट कॉज किया। बेशक आपकी नेचर वो नहीं थी, अचानक से पैर आ गया, आप हाइपर हो गए, तो बस जो भी हुआ आपको वो चीज़ डिस्टर्ब कर रही है, क्योंकि ये आपकी नेचर नहीं थी, आपको ऐसा परफॉर्म नहीं करना था, ठीक हो गया। Festinger maintained that instead of engaging in rational behavior, we often engage in irrational and maladaptive behaviors. मतलब रैशनल बिहेवियर्स तो वो हैं जो ठीक हैं, और ठीक का मतलब ये है कि जो हमारे दिमाग में है वही हम परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। और इरैशनल मार्डेटिव बिहेवियर्स वो हो गए जो कि हमारे माइंड में कुछ और है और हम कर कुछ हो रहे हैं। लेट्स सपोज जैसे आप अभी पीठ पीछे आप किसी की बुराई करो कि यार ये तो इतना बुरा बंदा है, वो फलां आइटम का, अपने किसी दोस्त के साथ, इतनी देर में वो सामने से आता है और आप उसको ओ यार करके आप उसको हक करके मिलते हैं। अब अगला बंदा आपकी शक्ल देख रहा है कि यार ये कर क्या गया है, तो आप कहेंगे यार अब रखना पड़ता है मुंह पे, बस देखो ज़ाहिरी काम पड़ जाता है, ये है वो। अब क्या हो गया, आप कह कुछ और रहे थे, कर आपने कुछ और दिया, अब एक डिस्कम्फर्ट आपके अंदर आ गया, ठीक हो गया जी। दैट इज़ डिसोनेंस, कॉग्निटिव डिसोनेंस। फेस्टिंगर और कार्ल स्मिथ ने एक स्टडी की थी जिसकी आई ट्राई टू पुट द वीडियो ऑन साइड ऑफ द पेज, या साइड ऑफ द स्क्रीन कह लीजिए, ठीक है। उसमें क्या किया गया कि इन लोगों ने कुछ पार्टिसिपेंट्स लिए और उनको बहुत बोरिंग से टास्क दिए कि ये ट्रेज़ हैं, इन्हें फ़िल करें, इन्हें फिर रीफ़िल करें, इन्हें एम्प्टी करें, रीफ़िल करें, इस तरह करते रहें। और वुडन पेग्स, मतलब छोटे से नोट्स टाइप होते हैं वुडन के, उनको बस आपने ऐसे 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 रोटेट करते रहना, लाइक डूइंग नथिंग, ठीक है। आपको ये करने को कहा, मतलब जो पार्टिसिपेंट्स थे उनको ये करने को कहा गया। अब वो बहुत उकताए हुए थे इस टास्क से, दिस वॉज रियली बोरिंग फॉर देम, ठीक है। लेकिन उन्हें कहा गया कि आपको नेक्स्ट आने वाले पार्टिसिपेंट से ये कहना है कि दिस टास्क वॉज रियली अमेजिंग, दैट वॉज रियली इंजॉयबल, ठीक है। और कुछ को उन्होंने ऑफ़र किया कि वील गिव यू $1 फॉर लाइंग, और कुछ को उन्होंने कहा कि वील पे यू $20 फॉर लाइंग, ठीक हो गया जी। उन्होंने बड़ी खुशी खुशी, जाहिर है उन्हें कुछ इतना ख़ास था नहीं करने को, और उस पर उनको पैसे मिल गए, $1 मिल गया, $20 मिल गया, और उन्हें जस्ट इतना कहना था कि दैट वाज रियली इंजॉयबल, ठीक है। अब ये सारा हो गया, इन्होंने आने वालों को ये कह दिया। अब क्या हुआ कि उनसे कहा गया कि अब एक नॉर्मल इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा, एंड आप जो आपको असल में फ़ील हुआ आपको वही बताना है कि आपको अच्छा लगा या बुरा लगा, ठीक है। अब इसमें 3 ग्रुप्स थे। एक कंट्रोल ग्रुप था जिसका जिक्र नहीं किया गया, जिन्हें टास्क बोरिंग लगा और उन्हें कोई पेमेंट नहीं दी गई। दूसरा ग्रुप था जिन्हें टास्क बोरिंग लगा और उन्हें $1 दिया गया। तीसरा ग्रुप था जिन्हें टास्क बोरिंग लगा और उन्हें $20 दिए गए, सही। अब क्या हुआ कि जब उनसे इंटरव्यू में दोबारा पूछा गया कि अब आप बताएं कि आपको कैसा लगा, तो जिन्हें कुछ नहीं दिया गया था उन्होंने कहा कि हमें ज़ाहिर है बोरिंग था तो बोरिंग लगा। और मज़े की बात यह है कि जिन्हें $20 भी दिए गए थे उन्होंने भी एट द एंड कहा कि टास्क तो बोरिंग था। मतलब जब उन्हें कहा गया कि सच बोलें तो उन्होंने कहा कि टास्क तो बहुत बोरिंग था। और मज़े का फैक्ट देखने को कहाँ मिला, जिन्हें $1 दिया गया था उन्होंने कहा कि नहीं नहीं टास्क तो बड़ा इंटरेस्टिंग था, टास्क तो बड़ा मज़े का था। अब ये सिनेरियो क्यों है? असल में तो ये होना चाहिए था कि $20 वाले कन्विंस हो जाते और कहते कि नहीं नहीं टास्क तो बड़ा अच्छा था, क्योंकि उनको तो पेमेंट भी मिल गई, $20 मिल गए उस टाइम पर, ठीक है। तब तो $20 की अच्छी खासी वर्थ होगी, तो उस टाइम पर उन्हें $20 मिले थे, उनको अपना एटीट्यूड चेंज करना चाहिए था। लेकिन एटीट्यूड किसने चेंज कर लिया? एटीट्यूड चेंज कर लिया $1 वालों ने। अब ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे है डिसोनेंस, कॉग्निटिव डिसोनेंस। बात ये हुई कि जिन्हें कुछ नहीं दिया उन्होंने तो सच कह दिया, उन्होंने पहले भी सच कह दिया, उन्होंने बाद में भी सच कह दिया, उनको कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, सही है, उन्हें साइड पे कर देते हैं। जो $20 वाले थे उनको $20 मिले थे झूठ बोलने के लिए, तो उन्होंने कहा, उन्होंने इंटरव्यूअर को बताया कि हमें $20 एक हैंडसम अमाउंट मिल रही थी टू लाई, कि ये एक्ट एन्जॉयबल है, तो हमने झूठ बोल दिया, सही है। अब डिसोनेंस का शिकार हुए $1 वाले, जिनको अब ये कहते हुए भी शर्म आ रही थी कि हमने तो $1 के लिए झूठ बोल दिया, लेकिन वो झूठ बोल चुके थे। अब उस चीज़ को कवर अप करने के लिए, उस गिल्ट को कवर अप करने के लिए कि यार हमने $1 के लिए झूठ बोला है किसी के साथ, दूसरे बंदे के साथ, उन्होंने
अपना एटीट्यूड ही चेंज कर लिया कि नहीं, ये एक्ट वाकई ही बहुत अच्छा था। ठीक हो गया जी। ये था बड़े मज़े का फैक्ट और बड़े मज़े का एक्सपेरिमेंट। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिजोनेंस, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो डिजोनेंस को अफेक्ट करते हैं? पहला है जी जस्टिफिकेशंस। डूम्सडे कल्ट ग्रुप ट्रांसफॉर्म द बैड एक्सपीरियंस इनटू अ गुड वन टू रिड्यूस डिजोनेंस। जो डूम्सडे वाला एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसमें कल्ट को लगता था कि क़यामत आने वाली है, दुनिया ख़त्म होने वाली है, और फिर ऐसा नहीं हुआ था, तो जो उसमें बहुत ज़्यादा पैशनेट लोग थे, जो बहुत ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व लोग थे, उन्होंने जो है वो डिनायल इख्तियार किया और इन्होंने कहा कि ये ऐसा क़यामत इसलिए नहीं आई, दुनिया इसलिए ख़त्म नहीं हुई क्योंकि वी वर प्रेइंग, हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ था, इसलिए हमने इसलिए वो दुनिया ख़त्म नहीं हुई, बल्कि उन बजाय एक्सेप्ट करने के कि हम एक बेवकूफ़ी कर रहे थे, हम एक हमाकत कर रहे थे, उन्होंने इस चीज़ को ऐसे जस्टिफाई किया कि भाई हम बहुत नेक परहेज़गार लोग हैं, इसलिए क़यामत नहीं आई। ठीक हो गया जी। तो जस्टिफिकेशन आ जाती है इसमें। फ्रीडम ऑफ चॉइस, इफ़ वी आर फोर्स्ड टू डू समथिंग दिस एक्सप्लेन्स व्हाई वी डिड इट इन कंट्रावेंशन ऑफ आवर एटीट्यूड, सो इट डजंट क्रिएट डिसोनेंस। सेकेंड चीज़ आती है फ्रीडम ऑफ चॉइस। अगर तो आपको फ्रीडम ऑफ चॉइस, अब मतलब जिन्हें $1 दिया गया उनको मर्ज़ी से कहा गया कि आप ले लें और झूठ बोल दें, उन्होंने अपनी मर्ज़ी से वो डॉलर लिया, तो उन्हें एटीट्यूड चेंज करना पड़ा। लेकिन अगर यही $1 उन्हें ज़बरदस्ती दिया होता और उनसे थ्रेट करके झूठ बुलवाया होता, तो तब वो डिसोनेंस का शिकार ना होते, क्योंकि अगेन उनके पास एक वैलिड जस्टिफिकेशन होती। इन्वेस्टमेंट, supporting a political party even when evidence of incompetence immorality escalates। इन्वेस्टमेंट क्या फैक्टर आ जाता है कि डिजोनेंस तब भी हम इख्तियार करते हैं जब लेट्स सपोज़ कि अब आपको अपने मुल्क में इस बात की एग्जांपल मिलती है कि जो PMLN के सपोर्टर्स हैं, PTI के, PPP के सपोर्टर्स हैं, वो अंधाधुन इन पार्टी के सपोर्टर्स हैं। उन्हें ये फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई अच्छा काम कर रहा है, कोई बुरा काम कर रहा है, ना वो ये कह सकते हैं कि हाँ हमारी पार्टी में ये अच्छाइयाँ ये बुराई हैं। वो कहते हैं बस ये इंसान है तो यही इंसान है, ये पार्टी है तो यही पार्टी है। क्यों? क्योंकि हमारे बाप दादा से लेकर हम इन्हें ही सपोर्ट करते आए हैं, इन्हें ही वोट देते आए हैं। तो इन्वेस्टमेंट, आप क्या जस्टिफिकेशन देते हो कि हमने इन पर अपना टाइम इन्वेस्ट किया हुआ है, हमने इन पर अपना बिलीव दिया हुआ है, तो हम इनके बारे में कुछ गलत ना कह सकते हैं ना सुन सकते हैं। कॉग्निटिव डिसोनेंस एंड पर्सुएशन, दो डिफरेंट चीज़ें हैं। ठीक है, कॉग्निटिव डिसोनेंस और पर्सुएशन दो अलग चीज़ें हैं। कॉग्निटिव डिसोनेंस एक काइंड ऑफ एटीट्यूड चेंज है जो आता है आपके अंदर की वजह से, अंदर की आवाज़ की, अंदर की डिस्टर्बेंस की वजह से। अब वो $1 वालों ने अपना एटीट्यूड क्यों चेंज कर लिया, क्यों कह दिया कि एटीट्यूड ये एक्ट मज़े का था? क्योंकि उनको अंदर से उसमें गिल्ट फील हो रहा था कि मैंने $1 के लिए झूठ बोला। पर्सुएशन इज़ एटीट्यूड चेंज वाया एन एक्सटर्नल मैसेज। पर्सुएशन होती है जब आपको कोई बाहर से कोई मोटिवेशनल स्पीकर कह लो या कोई पॉलिटिशियन कह लो या कोई ऐसा करिज्मेटिक पर्सनालिटी आपको कुछ कहती है और आप उससे इम्प्रेस हो जाते हैं। Persuasion is the process of consciously attempting to change attitude through the transmission of some message। अब परसुएशन इस तरह का प्रोसेस है, लेट्स सपोज़ कि आपने किसी बंदे का, मौलाना तारिक जमील का, या लेट्स सपोज़ किसी और मोटिवेशनल स्पीकर का, किसी और कंट्री या मज़हब से ले लें, आपने किसी का बात सुनी और अब आपने कहा कि उसने आपको कहा कि जी अच्छा, एक हेल्दी मैरिटल रिलेशनशिप के ना ये तरीके हैं, अगर आप ये फॉलो करने लग जाएं तो आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ आपसे बहुत खुश हो जाएगी। अब इस बात से आप परsuade हुए हैं, अब आप अटेम्प्ट्स करेंगे वो बिहेवियर अडॉप्ट करने की और अपनी लाइफ हैप्पी करने की। तो अब क्या हो रहा है, कॉन्शियस अटेम्प्टिंग हो रही है। सही है। तो परsuasion और इसमें डिसोनेंस में दो फ़र्क, ये एक फ़र्क ये भी आ गया। फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द परsuasiveness ऑफ अ मैसेज किसी की भी परsuasion जो किसी पर अफेक्ट होता है वो कैसे इन्फ्लुएंस होता है। पहली चीज़, सोर्स, कौन कर रहा है। ठीक है, अब जो बात मौलाना तारिक जमील साहब कर रहे हैं या जाकिर नाइक कर रहे हैं या और कोई पर्सनालिटीज़ आप ले लें ऐसी जो आपको पसंद हो, स्कॉलर्स के लिहाज से, दीन के लिहाज से, किसी भी लिहाज से, वो बात करेंगे तो आपको बात अच्छी लगेगी, आप सुनेंगे, आप बर्दाश्त करेंगे, बुरी भी होगी तो। लेकिन यही बात आपके गले मोहल्ले में रहने वाला कोई बंदा करेगा तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैसेज वेरिएबल, व्हाट इज़ द कंटेंट। अगेन कंटेंट की बात है कि अगर लेट्स सपोज़ आपको कहा जाए कि ये चीज़ ना करो, ये चीज़ मुझे इरिटेट कर रही है, यू विल नॉट गेट इट, आपको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपको कोई कहेगा कि भैया ये चीज़ आपके मज़हब के ख़िलाफ़ है, देन यू आर इंटरेस्टेड टू नो दैट। ऑडियंस,
ऑडियंस की भी बात होती है कि अगर आप किसी बंद दिमाग, जो बुट दिमाग कहा जाता है, उनसे बात कर रहे हैं तो उन्हें समझ नहीं आएगी। हाँ, लेकिन जिसका दिमाग थोड़ा खुला हुआ है वो सुन लेता है। सोर्स फैक्टर्स हु इज़ कम्युनिकेटिंग। अब सोर्स फैक्टर्स में दो चीज़ें आ जाती हैं, सोर्स क्रेडिबिलिटी और सोर्स अट्रैक्टिवनेस। क्रेडिबिलिटी होती है किसी पे आपका बिलीफ, या आपको कोई इतना इज़्ज़तदार या कोई बावकार समझता है, इस तरह क्रेडिबिलिटी आप कह सकते हैं। लेट्स सपोज़ कि आप कहें कि एक बंदा है जो कि PhD है इन साइकोलॉजी, ठीक है, तो उसकी क्रेडिबिलिटी ज़्यादा है, उसकी वो कोई फैक्ट आपको बताएगा तो उसकी क्रेडिबिलिटी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेरेटिव टू BS इन साइकोलॉजी और MS इन साइकोलॉजी। उसके हिसाब से आपके PhD वाले की क्रेडिबिलिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि उसके पास क्या है, एक्सपर्टीज़ हैं। आगे इन्होंने एक्सपर्टीज़ को डिफ़ाइन किया हुआ है और ट्रस्टवर्दीनेस को डिफ़ाइन किया हुआ है कि आपको जो क्रेडिबिलिटी है, अगेन वही बात है कि अगर किसी ने बहुत कोई ऐसी यूनिवर्सिटी से, बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, कोई किसी यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, कोई पढ़ा लिखा है, कोई नहीं पढ़ा लिखा, तो वहाँ पे फैक्टर्स से फ़र्क पड़ जाएगा। यहाँ पर उन्होंने आपको एग्जांपल दी है 8 आवर्स स्लीप्स की, कि एक जगह पर जो है वो ये कहा गया कि किसी अच्छी बड़े साइकोलॉजिस्ट का नाम लिया गया कि उसने कहा है कि 8 आवर्स की स्लीप काफ़ी होती है। एक जगह पर उन्होंने कहा कि YMCA का एक डायरेक्टर है जिसको कोई ऐसी इस बारे में नॉलेज नहीं है, उसने ये बात कही है कि 8 आवर्स की स्लीप इम्पॉर्टेंट है। तो अब आप जो साइकोलॉजिस्ट ने बात की होगी, ऑफ कोर्स आपका ध्यान उस तरफ होगा, ठीक है। We are not won by arguments that we can analyze, but by tone and temper, by the manner which is the man himself. कोई भी आर्ग्यूमेंट इंसान, ऐसा नहीं है कि उसके पास पॉइंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, वो अपनी टोन से, अपने टेम्परामेंट से, अपने बात के तरीके से वो आर्ग्यूमेंट जीता है। ट्रस्टवर्दीनेस, अगेन अगर आपको कोई क्रिमिनल आकर कोई बात कहता है और दूसरी तरफ आपको कोई पुलिस ऑफिसर कोई बात कहता है, तो ऑफ कोर्स यू ट्रस्ट द पुलिस मैन। फिर बात आती है स्लीपर अफेक्ट की, ठीक है। स्लीपर अफेक्ट क्या होता है, बड़े मज़े की चीज़ होती है। एक स्टडी की गई, ठीक है, वैसे स्टडी की गई, हॉवलैंड एंड वेस्ट स्टडी की गई, जिसमें इन्होंने कहा कि न्यूज़पेपर में इन्होंने पब्लिश किया, एक आर्टिकल पब्लिश किया और उसमें लिखा गया कि न्यूक्लियर सबमरीन्स वर सेफ़, ठीक है। एक जगह पर उन्होंने कह दिया कि जो ऑथर है वो एक न्यूक्लियर फिजिस्ट है, और दूसरी तरफ इन्होंने कहा कि एक न्यूज़पेपर राइटर जो है वो कोई उसके अकॉर्डिंग ये बात है, सबमरीन वर सेव। एक तरफ उन्होंने कह दिया कि जो न्यूक्लियर फिजिस्ट है उसने लिखी है, और एक तरफ इन्होंने एक लो क्रेडिबिलिटी वाले इंसान का नाम लिख दिया कि उसने लिखी है। तो उसका अफेक्ट ये हुआ कि स्टार्ट में तो जो फिजिस्ट था उसकी न्यूज़ की तरफ लोग ज़्यादा रुझान लोगों ने दिया, और इसकी न्यूज़ को किसी ने इम्पोर्टेंस नहीं दी। पर आफ्टर 4 वीक्स जब एनालाइज़ किया गया तो दोनों की परसुएशन जो थी वो इक्वल हो गई थी। क्यों? क्योंकि आपको न्यूज़ याद रह जाती है, आपको सोर्स याद नहीं रहता। मोस्टली आप बात कर रहे होते हैं, आपको बात करते हैं, आपको अगला पूछता है आपको किसने कहा है, आप कहते हैं किसने कहा है तो मुझे याद नहीं है, पर ये बात मुझे पता है, ठीक है। तो ये होता है स्लीपर इफेक्ट, कि आपको बात करने वाला याद नहीं रहता एट द टाइम्स, और आपको न्यूज़ क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट होती है वो याद रह जाती है। तो एट द एंड 4 वीक्स के बाद क्या, 4 वीक्स के बाद क्या हुआ कि दोनों की जो अफेक्ट आया वो सेम आया, उसमें कोई फ़र्क नहीं था क्योंकि वो भूल चुके थे। फिर क्या किया गया कि दोबारा यही एक्सपेरिमेंट रिपीट किया गया, और उनको मतलब एक्सपेरिमेंट से कुछ टाइम पहले ना ऐसे रफली ऐसे उनको एहसास दिलाया गया इस बात का कि अच्छा ये न्यूज़ इसने कही थी और वो न्यूज़ इसने की थी, नॉट फॉर द पर्पस ऑफ द स्टडी। उनको रैंडमली ये बातें याद कराई गई, और फिर जब देखा गया उस परसुएशन कि कितनी परसुएशन आई है, तो फिर अगेन जो न्यूक्लियर फिजिक्स थी उनकी परसुएशन ज़्यादा थी। अगेन हम देख लेते हैं जी। इसी तरह इन्होंने यहाँ पर बातें की हुई हैं, यहाँ पर इन्होंने एक एग्ज़ाम्पल और दी है जिसको आप बहुत जगह पर इस चीज़ को पढ़ेंगे, जो आपकी टॉर्च ऑफ फ्रीडम है, ठीक है। ड्यूरिंग 1920s वस फेमिनिस्ट वर डेमोन्स्ट्रेटिंग अगेंस्ट फ़ीमेल इनक्वालिटी। 1920s में फ़ीमेल इनक्वालिटी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा चल रही थी, और कैंपेन्स मुख्तलिफ चल रही थी औरतों की आज़ादी के लिए। तो जो फ्रॉइड के नेफ्यू हैं एडवर्ड बर्ने, इन्होंने एक स्कीम निकाली कि इन्होंने सिगरेट कैंपेन, जो सिगरेट की इंडोर्समेंट के लिए बेसिकली इन्होंने उसमें ख़वातीन मॉडल्स रखी, और उसको कहा गया जी टॉर्च ऑफ फ्रीडम। इसको कह दिया गया जी टॉर्च ऑफ फ्रीडम, और ये लोगों को रियलाइज़ कराया गया कि जितना ज़्यादा मतलब ख़वातीन को कि आप सिगरेट पिएंगे तो आप उतनी ही ज़्यादा आज़ाद हैं, आप लिबरल हैं।
तो उससे क्या हुआ कि उस कंपनी की सेल्स में एक ह्यूज इजाफा देखने को मिला। तो इस चीज़ को यूज़ किया गया, परसुएशन को अच्छे तरीके से यूज़ किया गया अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए। उसके बाद फ़िज़िकल अपीयरेंस आ जाती है। अगेन अगर कोई अच्छे से वेल ड्रेस्ड है, कोई उसकी अपीयरेंस ऐसी है, अब हमारे माइंड सेट बना हुआ है कि अगर कोई मौलाना है तो उसकी दाढ़ी हो, टोपी हो सर पे, तो फिर आप समझते हैं कि दैट इज़ फ़िज़िकल अपीयरेंस। ठीक हो गया जी, इस टाइप की चीज़। तो वरना आप देख सकते हैं कि जैसे मीटिंग्स में आप ध्यान रखते हैं फ़िज़िकल अपीयरेंस का। ख़वातीन जो अट्रैक्टिव होती हैं, फ़िज़िकल अपीयरेंस उनकी अच्छी होती है, उनको मॉडलिंग में लिया जाता है। तो फ़िज़िकल अपीयरेंस प्लेज़ दैट रोल। लाइकेबिलिटी इज़ लाइक कि किसी की जब फ़ैन फॉलोइंग, अब आप देखते हैं कि टिकटॉकर्स हो गए या यूट्यूबर्स हो गए, उनको क्यों एंडोर्समेंट्स मिलने लग गई हैं, उनको क्यों इतनी ज़्यादा फेवरिज्म मिलने लगी है? क्योंकि उनके मिलियन में फॉलोअर्स हैं, लोग उन्हें पसंद करते हैं। तो जब वो कुछ करेंगे तो लोग भी उसको फॉलो करेंगे। और सिमिलैरिटी इसमें क्या आती है? कम्युनिकेटर कैन बी सिमिलर टू द ऑडियंस इन अ नंबर ऑफ वेज़। सिमिलैरिटी इस तरह कि अगर आपको अपने जो बात करने वाला है उससे अगर आपको कुछ सिमिलैरिटी फ़ील होती है, मतलब आप उसको कोई अपनी पुरानी कहानी सुना सकते हैं कि मैं जब स्टूडेंट लाइफ में था, अगर कोई टीचर, आपने ये देखा होगा कि अगर कोई टीचर आपके साथ थोड़ा फ्रेंडली और आपको ये सुनाए कि अच्छा मेरे टाइम पे ये होता था, ये होता था, तो आपको उससे ज़रा ज़्यादा अटैचमेंट हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह अगर आपको कोई अपना बैकग्राउंड शेयर करता है, कोई अपनी हैबिट शेयर करता है, कोई अपने कोई भी ऐसी चीज़ जो आप में सिमिलर है वो चीज़ शेयर करता है, तो आप उससे ज़रा ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं। तो यहाँ तक हो गया जी हमारा लेक्चर तमाम। आई होप कि आई मेड इट ऑल क्लियर। स्टिल एनी क्वेश्चंस देयर तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।